सरकार की तरफ से वाहन में पेट्रोल भरवाने को लेकर पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जांच अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बिना पीयूसी के वाहन में पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं तो आपका भारी भरकम चालान या 10,000 रुपए का चालान कट सकता है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर 100 पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई को अमल में लाने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने इसके लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया है जो सीधा इसको अंजाम देगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कैसे काम करेगा, तो चलिए भी बता देते हैं। तो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली के 100 पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सितंबर अंत से यह कैमरे काम करने शुरू कर देंगे। मौजूदा समय में बीते वर्ष लगाए गए 25 पेट्रोल पंप पर कैमरों से चालान किया जा रहा है। इससे अब तक 26,459 रुपए चालान किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इन कैमरों को परिवहन विभाग ने एक एकीकृत एप्लीकेशन से जोड़ा है। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही वाहन का नंबर प्लेट सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्कैन होगा। 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि वाहन के पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र है या नहीं। यदि नहीं है तो पेट्रोल पंप पर लगी स्क्रीन में बता दिया जाएगा। साथ ही वाहन मालिकों को पीयूसी लेने के लिए संदेश भेजा जाएगा। अगर 3 घंटे के भीतर प्रदूषण जांच नहीं करवाया तो 10,000 रुपए का चालान ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या 82 लाख से अधिक है। इसमें 26.2 लाख ऐसे वाहन हैं जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीयूसी अधिसूचित करता है कि वाहन में उत्सर्जन निर्धारित सीमाओं के भीतर है। बिना पीयूसी के वाहनों यानी दुपहिया वाहन चालकों की संख्या अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने वाहन का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर करते हैं और पकड़े जाने से बचते रहते हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों में सीसीटीवी कैमरों से जांच होने को चकमा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि वैध पीयूसी सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है बल्कि प्रदूषण को रोकने के बारे में भी है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे ही नहीं चालान करेंगे बल्कि बाइक सवार टीम भी चालान करेगी। इसके लिए 3 बाइक सवार टीमें अलग अलग पेट्रोल पंप पर तैनात की जाएंगी। चालान भरने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है। इसके साथ ही ई चालान प्रणाली को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत किया है। वैध पीयूसी नहीं होने पर वाहन मालिकों को SMS और व्हाट्सएप पर रिमाइंडर भेजा जा रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्रों के लिए शुल्क बढ़ा दिया है। पेट्रोल, CNG से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नई दर 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है, तो वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया गया है। राहुल गांधी आजकल जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं उसकी खूब चर्चा होती है और तस्वीरें भी खूब वायरल होती हैं। इस रिपोर्ट में भी आपको राहुल गांधी की 2 बातें बताएंगे जिसमें वो लोगों से किस तरीके से जुड़ते हैं, इसकी बानगी देखने को मिली। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी यूपी से अपना एक अलग ही जुड़ाव दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी आज सुल्तानपुर के मोची रामचेत को जूता चप्पल बनाने की सामग्री राहुल गांधी ने भेजी है और कहा है कि आप इससे अपना व्यापार शुरू कीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सोमवार को रामचेत की दुकान पर सामग्री लेकर पहुंचे लोगों ने उन्हें बताया कि ये चीजें राहुल गांधी ने भिजवाई है। इस सामान से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। व्यापार शुरू करने में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए राहुल गांधी ने कच्चे माल के साथ ही छोटी छोटी मशीनें भी भिजवाई हैं। सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें चमड़ा, लेदर पेस्ट, धागा, सुई और शोल के साथ साथ कई अन्य चीजें भी हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को इस मामले की जानकारी हुई रामचेत की दुकान पर, तो लोगों की भीड़ लग गई। बीते दिनों एक मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे और तभी वो रामचेत की दुकान पर गए थे और एक जूता भी सिला था। तब से रामचेत चर्चा में आ गए। राहुल गांधी ने कई बार उनका जिक्र अपने भाषणों में किया। मुलाकात के बाद राहुल ने रामचेत को एक जूता सिलने की मशीन भी भेजी थी। वहीं रामचेत ने भी जूते बनाकर राहुल गांधी को भेजा था, जिसे पहनकर राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस दौरान उन्होंने रामचेत के काम की खूब तारीफ की थी। अब आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने फिर से रामचेत के लिए सामान भेज दिया और उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। राहुल गांधी ने जिस जूते को सिला था उसकी कीमत लाखों में लगी थी, लेकिन रामचेत ने तब उसे बेचने से मना कर दिया था।
कहा था कि इसे नहीं बेचेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सामान भेजते हुए ये कहा कि इससे आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, उससे तो जैसे रामचेत गदगद हो गए। आपको याद होगा कि रामचेत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा हुनर है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब ये तो बात हुई राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के प्रति अपने प्यार की। अब बात करते हैं दिल्ली में उनकी एक नई तस्वीर की। जी हाँ, राहुल गांधी ने डीटीसी के बस कर्मचारियों के हालात को लेकर आपकी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि डीटीसी बस ड्राइवर भारी मन से पूछ रहे हैं कि अगर वो पक्के नागरिक हैं तो उनकी नौकरी कच्ची क्यों है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को मजबूरी के मुकाम पर पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। राहुल गांधी लगातार समाज के हर तबके के लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। कभी उन्हें रामचेत जैसे मोची से मिलते हुए देखा जाता है तो कभी वो किसी कूली से मिलते हैं। पिछले हफ्ते बुधवार को वो दिल्ली के डीटीसी बस ड्राइवरों से मिले। इस दौरान उन्होंने ड्राइवरों के साथ साथ कंडक्टर्स के साथ भी बात की और इनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो उनसे चर्चा करते हुए और उनका हाल जानते हुए नजर आए। राहुल ने डीटीसी बस का सफर भी किया और कंडक्टर्स से उनकी परेशानियों को जाना। एक बार फिर से राहुल गांधी की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और उनके राजनीतिक जीवन में भी इसका फायदा उन्हें काफी मिलता हुआ नजर आ रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां सातिर गौवंशों ने अरनिया व खुर्ज पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़, 3 गौवंश घायल। बता दें, अरनिया में पुलिस की गोली लगने से गौवंश अकरम व अफजाल हुए घायल। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए तीसरे गौकस जुल्फिकार को खुर्जा में लगी पुलिस की गोली। वहीं अरनिया में बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे तीनों सातिर। बता दें, अरनिया पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था जुल्फिकार। वहीं सेट कब सूचना फ्लैक्स होने के बाद खुर्जा पुलिस ने तीसरा गौकस भी किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद। बता दें, अरनिया में मंसूरपुर के निकट आम के बाग व खुर्जा में गांव उस्मानपुर के पास हुई मुठभेड़। ये थाना अरनिया की पुलिस एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में देर रात में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ग्राम नायसर के पास इनको एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर रजवाहा बम्बा पुलिया की तरफ भागे और वहां से फिर वो आम की बाग की तरफ मुड़ गए। इसी दौरान पुलिस ने उनको घेर लिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बाद में जब सर्चिंग की गई तो 2 बदमाश मिले जो घायल अवस्था में थे और एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अरनिया थाना में काउंसलर एक्ट में मुकदमा लिखा गया था वो कार्य उन्होंने किया था और इसके अतिरिक्त उन पर विभिन्न अभियोग दर्ज हैं। इधर मुठभेड़ की सूचना चूंकि जरिए वायरलेस प्रसारित कर दी गई थी तो थाना खुर्जा नगर की पुलिस चेकिंग कर रही थी और ग्राम उस्मानपुर के पास पुलिया के पास एक व्यक्ति उन्हें पैदल जब दिखाई पड़ा था तो खुर्जा नगर की पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया और जिस पर उसने रोकते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में यह व्यक्ति भी घायल हुआ है और ये तीनों व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुए दोनों थानों की पुलिस के द्वारा ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इन पे विभिन्न काउंसलर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग दर्ज हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। निशुल्क चिकित्सा एवं ऑपरेशन शिविर गोमाबाई नेत्रालय मंदिर श्री धनुक माता ट्रस्ट के द्वारा निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन हुआ। धनु माता ट्रस्ट अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी पूर्व, डिप्टी साहब एवं सत्यनारायण तोदी समाज सेवक रमेश शर्मा पप्पू, भंवर शर्मा मातेश्वरी टेंट समस्त ट्रस्ट पदाधिकारी एवं ग्रामीण जन गोमाबाई हॉस्पिटल के मैनेजमेंट मुकेश जी मेहता एवं डॉक्टर टीम एवं स्टाफ ने सभी नेत्र के मरीजों का चेकअप किया एवं निशुल्क चश्मा वितरण किया। ऑपरेशन के लिए मरीजों को 3 सितंबर की तारीख दी। 40 से अधिक मरीजों को हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। मेडिकल हेल्थ केयर की टीम एवं ट्रस्ट का संपूर्ण सहयोग रहा। दैनिक भास्कर मीडिया कर्मी कवरेज में सहयोग रहिया। ट्रस्ट अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी ने गोमा बाई हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद कहा।
क्या है गोमाबाई हॉस्पिटल नीमच। तो गोमाबाई हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एक सब तरह की सुविधाएं और पूरी टीम होते हैं। गोमाबाई हॉस्पिटल की ऐसे भिलवाड़े की भी टीम आती है, लेकिन पूरी टीम चेकअप करती है और संतुष्टिपूर्ण तरीके से करती है। और इस टीम के साथ में पूरी टीम और बस यहाँ पर आई, यहाँ डिप्टी साहब के माध्यम से धनुष माता ट्रस्ट के माध्यम से कैंप लगाया और इस कैंप के अंदर काफ़ी लोगों को देखा जा रहा है। 2 से 3 दिन बाद की तारीख दी जाएगी जिनके अंदर इनके ऑपरेशन किए जाएंगे। कैसा लग रहा है प्रचार प्रसार यहाँ गाँव के लोगों को? आपने क्या मैसेज देना? गाँव में कम से कम 3-4 दिन से हम लोग इतना प्रयास किया, अलग अलग जगह पर लोग गाड़ी के माध्यम से सब लोग जागरूक किया कि हमारे धनोप माता के अंदर हमारे आँखों का कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक संख्या भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाएं। और जो ये योजना भारत सरकार द्वारा निःशुल्क योजना चलाई जा रही है और गोमाबाई जैसे नीमच का एक फेमस हॉस्पिटल है, आसपास के सभी क्षेत्र गोमाबाई हॉस्पिटल से परिचित है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें जो मरीज जाते हैं उनको अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है, वो उनकी जो सफलता मिलती है उनका बिल्कुल अच्छा बेचा जाता है। और आसपास हम लोग 3-4 दिन से इतना प्रयास करें कि प्रत्येक गाँव में जैसे कि है धनोप माता जी है, फूलिया है, नई रजा है, उधर कंडीशन करना है, सब गाँव में रात्रि में भी जल करके लोगों को जागरूक किया कि हमारे आसपास ऐसा निःशुल्क कैंप आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और हमारा एक लक्ष्य और है कि जल्दी से जल्दी हम भी ये योजना बना रहे कि हमारे गाँव नई रजास में इस कैंप का आयोजन कराने के लिए आज हम डॉक्टर साहब से भी बात की है। उन्होंने बोला कि हम एक तारीख दे देंगे आपको, उसमें आप नई रजास में कैंप आयोजित करवा सकते हैं। तो हमारा इनका भी अच्छा योगदान है इस कैंप में। ये भी एक मीडिया है तो इन्हें अच्छी न्यूज़ चलाई है कि आसपास हमने अच्छा मैसेज दिया और सभी टीम वाचों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। आज इतनी अच्छी मन खुश हो गया कि इतनी संख्या में लोग आए और आनंद उठा रहे हैं, मरीज चेकअप करवा रहे हैं और जिनकी चेकअप हो रही है उनको चश्मा दिया जा रहा है। और उसके बाद यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो 3 तारीख को यहाँ बस द्वारा भिलवाड़ा ऑपरेशन कराए जाएंगे। उसके बाद में यदि ज़्यादा तकलीफ है तो नीमच के लिए भी डॉक्टर ने जो पर्ची बनाई है वो नीमच बुलाया जाएगा, वहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। ये कैंप क्या निःशुल्क लग रहा है? इस कैंप के अंदर सभी मरीजों को निःशुल्क जांचें वाँचें की जा रही है। तो गोमाबाई के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर कि हॉस्पिटल रामपाल जी कौन है? हमारी है वो कौन है? रामपाल जी उसको दो ना, वहाँ जाओ उधर पीछे जिसके ऑपरेशन आपकी पर्ची ना लग रहा है उसमें वहाँ चले गरीबों का भला शुगर चेक करवाने जाते हैं। मेरे तो बनता है भैया, रास्ता छोड़ दो, इधर सुविधा नहीं रह सकता वो कौन है ना, अच्छा काम है। मैं तो परमात्मा ये वहाँ रास्ते में जाओ, वहाँ कमरे में जाओ, का भला। आप इसी गाँव से? मैं धनौप से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम तो ये जो कैंप्स लग रहा है सर, आप किस तरह से जांचें क्या हो रही है? देखिए जो यहाँ शिविर में जितने भी आने वाले मरीज हैं सभी का जो ऑपरेशन किया जा रहा है उन मरीजों का हम निरीक्षण कर रहे हैं। जिन मरीजों में यूरिन शुगर पाया जाता है उनका नेत्रालय में निःशुल्क इलाज किया जाएगा और जो भर्ती के लिए जो भी मरीज वहाँ शिविर में लाए जाएंगे निर्धारित समय के अनुसार तारीख के अनुसार शुगर बीमारी तो नहीं है, आपको पर्चा दे तो दिया मैंने, वो आखिरी टेबल पे जाओ। नहीं लिख दिया ना, ये लिख दिया ना। गोमाबाई हॉस्पिटल के साथ सभी मरीज संतुष्ट हैं और उनको ऐसा बीमारी तो नहीं भैया आप जाँचे वाँचे तो किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो गोमाबाई हॉस्पिटल को लेकर हम यहाँ पर पेशेंट के सामने मौजूद है। सर ये गोमाबाई का जो हॉस्पिटल लग रहा है सर, पेशेंट भी लग रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? और ये सब निःशुल्क सुविधा है, कितना अच्छा चेकअप है, सब यूरिन की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है। तो इनको मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब हो रहा है। भिलवाड़ा में भी इसकी शाखा खुल चुकी है तो इसका ऑपरेशन भी भिलवाड़ा होगा तो मरीज को वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है सर, जनता के लिए सही है। जो आदमी पैसा नहीं लगा सकता उसके निःशुल्क होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा होना चाहिए।
कामयाबी हो रही है। जो कैंप लगेगा उसके लिए जनता को प्रेरित करूँगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात है कैंप लाग रही है, आपने कई महसूस करी अच्छा है कैंप से, लेकिन आपके ऑपरेशन हो जाए जांच आपके क्या बचाओ भाई? ये जो कैंप की रिगार्डिंग कैसा है? कैंप अच्छा है और यहाँ घर बैठे सुविधा मिल रही है, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, अच्छी व्यवस्था हो रही है, कुछ रिजल्ट भी है। अब क्या भीलवाड़ा के अंदर जैसे हॉस्पिटल खुल चुका है इनकी ब्रांच में, भीलवाड़ा भी ऑपरेशन होने लग जाएगी इनकी ब्रांच, तो हमारे लिए और सुविधा रहेगी, फिर पास में रह जाएगा तो वहाँ नीमच जाने का वो नहीं रहेगा। आप कौन से गाँव से सर? मैं सर आसिन से। आसिन से इतनी दूर चला? जी जी सर। चलिए ये सर, आप क्या कहना चाहोगे बाबूजी? मैं भी आसिन में। आप आसिन से, कैसा लग रहा है आपको वीडियो आने के? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आप आपकी क्या तकलीफ है? नजर में आप भाई कैसे लग रहा है? यहाँ पूरी तरह से जाँच सब कंप्लीट हो? आप क्या कहना चाहोगे? इतना अच्छा लग रहा है गेट के सामने लगाए थे। आप क्या कहना तो जैसे यहाँ पर ग्रामीण जन से हमने बात करी, संतुष्टिपूर्ण तरीके से कैंप हो रहा है और कैंप के अंदर काफ़ी लोग संतुष्ट हैं और काफ़ी लोगों का आंखें का ऑपरेशन फ्री है और 2 दिन बाद गाड़ी आएगी, इनको जो भी तारीख दी जाएगी उस तारीख के दिन यहीं गाड़ी आएगी और यहीं से मरीजों को ले जाएगी, फिर ऑपरेशन करके वापस छोड़ने के लिए गाड़ी आएगी। जो आपको एक तारीख दी जाएगी उस तारीख के दिन आपको आना है। और 24 न्यूज़ चैनल से रवि कुमार व्यास और यहाँ पर जो रिपोर्टर से जो कैमरामैन है सर नाम राजेश शर्मा जी हमारे साथ में है, जो कैमरामैन है, वीडियो जर्नलिस्ट, और इनका भी काफ़ी कुछ मीडिया से लगाव है और काफ़ी संपर्क भी है। तो इस क्षेत्र को ज़्यादा मेडिकल चिकित्सा सुविधा मिले और आई का हॉस्पिटल का हर मंथली यहाँ पर कैंप लगे। रवि कुमार व्यास 24। गाँव के लोगों को आपने यहाँ गाँव में कम से कम 3-4 दिन से हम लोग इतना प्रयास किया, अलग अलग जगह पर लोग गाड़ी के माध्यम से उनके माध्यम से सब लोग जागरूक किया कि हमारे विनोद माता के अंदर हमारे आँखों का कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक संख्या भाग लेकर इस योजना का लाभ उठाएं और जो ये योजना भारत सरकार द्वारा निःशुल्क योजना चलाई। खबर बुलंदशहर से है, जब 15 दिन से लापता युवक साबिर की हत्या के बाद 100 को नहर में बहाया। हत्या की आशंका को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे देर रात कोतवाली। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 युवकों को हिरासत में लिया तो खुला राज। साबिर गौतम बुद्ध नहर का गांव मेहंदीपुर बागड़ का रहने वाला था। वही सिकंदराबाद के मोहल्ला कायस्थवाड़ा में रहकर करता था नौकरी। बता दें, पुलिस जागीरपुर थाना क्षेत्र के कपना नगर में 100 की तलाश जुटी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की मोहल्ला कायस्थ बड़ा का है पूरा मामला। जिला ब्यूरो चीफ फारूक खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जाहिद है जी, गांव मेहंदीपुर के रहने वाले हैं हम। आप यहाँ कोतवाली में आए हो, किस लिए आए हो? क्या है पूरा कोतवाली में आए, कम से कम 200-250 लोग गांव मेहंदीपुर के। हमारे भाई को कोकुड़ के कुछ लोगों ने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। पुलिस उनको अरेस्ट करके लाई है। कोतवाल साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 20 मिनट का इंतजार कीजिए, हम सारी बात को ओपन कर देते हैं। अच्छा। लेकिन हमको 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक कोतवाल साहब हमको ये नहीं बता पाए हैं कि डेड बॉडी कहाँ है उनकी और किस किस ने मारा है। लेकिन मुलजिमों ने इकरार जुल्म कबूल कर लिया है कि हमने उसको कत्ल कर दिया है। कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था, वो काम करता था यहाँ सेटों का सिकंदराबाद में। कब से लापता था? 17 तारीख से लापता था। तो यहाँ पुलिस में एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन दिया है, तहरीर दे रखी है कोतवाल साहब को हमने, और ट्रेस भी करवाया उसको। मोबाइल को ककोड़ और झाझर के बीच में उसकी लोकेशन पता लगी है, उसी के हिसाब से जिस पर सकता है हमको ककोड़ वालों पर, उनको ही हमने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले उनको लाए उठा के और उन्होंने कबूल किया है कि हमने उसको कत्ल कर दिया है। ग्राम पंचायत गढ़वालों का खेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़वालों का खेड़ा में जिला स्तरीय टूर्नामेंट रग्बी फुटबॉल मैच आयोजन होने जा रहे। दिनांक 23 सितंबर 2024 को नव जागृति मंच टीम सत्यनारायण चौधरी की तरफ से खिलाड़ियों को किट और शूज वितरण किए थे। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, खेल मैदान के बारे में जानकारी दी। सभी मौजूद थे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शिवराज जाट, शिवराज गुर्जर, राम स्वरूप जाट, चेनुराव परडोदास से महावीर जाट, प्रियांशु चौधरी मौजूद है। मधुमरम हिंद 24 न्यूज रिपोर्टर महावीर गुर्जर, कैमरामैन हेमराज मेघवंशी।
खाली ग्राम पंचायत गढ़वालों का खेड़ा में जिला स्तर पर होने जा रहे टूर्नामेंट के लिए जो हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं बालिकाएं, उनको किट और ये अपने शूज वितरण दिए जा रहे हैं सरपंच प्रत्याशी सत्यनारायण जी चौधरी की तरफ से। और हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मौजूद शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण जी यादव साहब भी यहाँ हैं, जो कई बार खिलाड़ियों को ले जा चुके हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, राज्य स्तर लेवल, जिला लेवल पर, और आइए और वितरण करते हैं। और हम बात करते हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य शिवराज जी, उनसे बात करते हैं कि खेल के प्रति आप क्या कहना चाहोगे। हाँ सर। खेल के प्रति क्या है, जो भी प्रक्रिया चालू है वो अच्छा है, ये उम्मीद है कि सब आगे बढ़े जी। और ये हमारे सत्यनारायण जी चौधरी सरपंच प्रत्याशी गढ़वालों खेड़ा के, क्या कहना चाहोगे आप। खेल के प्रति क्या है, हमेशा खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने सत्यनारायण जी यादव साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 15-20 साल से मतलब वॉलीबॉल में, कबड्डी, ये रग्बी टूर्नामेंट, फुटबॉल में मतलब एक्टिव है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अच्छा मतलब एक अपने भाई विनोद जो पिछले साल राज्य स्तर में टूर्नामेंट खेल चुका है, और मैं यही चाहता हूँ अपने यहाँ से 5-6 लड़के स्टेट लेवल खेले ये साल, ये मेरी काम। और ये बालिकाओं की बढ़िया हिम्मत बढ़ा रहे हैं, कुछ ये किट वगैरह, बूट और खेलने के लिए, अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। और शिव जी आप क्या कहना चाहोगे। हाँ, बड़ौदा से बता रहे हमारे रामलाल जी, समाज सेवा और युवा नेता जो हमेशा जागरूक रहते हैं, और उनसे बात करेंगे। आप खेल के प्रति क्या कहोगे। भारत माता की जय। ये साल हमारे गढ़वाला खेड़ा पंचायत में, गढ़वाला खेड़ा ग्राम में जो टूर्नामेंट एरियो है, वहाँ के लिए सत्यनारायण जी जो मेहनत किया है, वहाँ के लिए मैं भी यही उम्मीद करा भाई पहलो इनाम अपनी पंचायत गढ़वाला खेड़ा ही उठावे और मेहनत करे, और खेल खेल की भावना खेले, जितनी मेहनत की रही उतना फल मिली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और हमारे गांव से बता रहे हैं समाज सेवक और अभी भी भाजपा में सदस्य ज्वाइन की महावीर जाट, आप खेल के प्रति क्या कहोगे। खेल के प्रति हमारे गढ़वाला खेड़ा हमेशा के लिए आगे रहा है, और हमारे स्कूल के शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण जी यादव साहब जो खेल के प्रति अच्छी जागरूकता रखते हैं बच्चों के लिए, और हमेशा पहले भी 3-4 हमारे गांव की जो बहनें हैं जो नेशनल लेवल पर उनका हो चुका है चयन, वो अभी शारीरिक शिक्षक है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे अच्छी खेलें और तन मन धन से खेलें, खेल की भावना से खेलें, और यही उम्मीद रखता हूँ। खेल अच्छी रुचि रखनी चाहिए खेल में। और अपने यहाँ अभी तक खेल मैदान तैयार नहीं, यहाँ फोटोदास ला के खेतों में खिलाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे। उसके प्रति अभी हो जाएगा ग्राउंड, वो मिट्टी जो डलवाने की, गुड्डा डलवाने की कर रहे हैं, उसमें अभी लगाया उस ट्रैक्टर जैसे भी, लेकिन वो क्या कि ग्राउंड बारिश के हिसाब से वो डल नहीं पाया। 1-2 दिन में वो तैयार होकर हम कंप्लीट करवा देंगे ग्राउंड को। हमारे पूजनीय गुरुदेव से बात करेंगे। हाँ सर, आप खेल मैदान के बारे में क्या कहना चाहोगे। नमस्ते, मैं खेल मैदान के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि खेल मैदान बने हुए कम से कम 7-8 महीने के लगभग हो गया, और खेल मैदान बनाया गया है क्रिकेट के लिए, पर्सनली क्रिकेट के लिए। तो उसको क्रिकेट के मैदान के मतलब क्रिकेट के खेलने के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें क्या मानसून सीजन में वहाँ खेला नहीं जाता कोई भी गेम वगैरह, तभी अगर पीटी सर ने यहाँ पर टूर्नामेंट लेने का आयोजन किया कि भाई हम यहाँ टूर्नामेंट वगैरह ले रहे हैं। तो बाद में वो सरपंच साहब को हमने ये चीज़ बताई, तो सरपंच साहब ने बोला कि हम यहाँ पर मिट्टी डलवाएंगे, सब कंप्लीट करवाएंगे। फिर सरपंच साहब ने 15 अगस्त के बाद में कुछ दिनों तक कोई ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, तो उस चीज़ को फिर ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, मतलब 20-25 दिन हो गए। उसके बाद क्या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ गई, तो उसके कारण जो ग्राउंड है उसमें ग्राउंड में कोई जगह जगह पानी भरना चालू हो गया। तो अब फिर सरपंच साहब ने गाँव वालों को बोला कि भाई जाओ कोई अपना ट्रैक्टर वैक्टर लेके आओ और यहाँ मिट्टी डालो। अब मिट्टी डाले कैसे, 5 ट्रिप डले और 6ठा ट्रिप डल ही नहीं रहा। क्यों नहीं डल रहा है, क्योंकि वहाँ पानी बढ़ने के कारण वहाँ सारी मिट्टी वहाँ टायर वहाँ फंस जाता है और फिर आगे को जाते ही नहीं। आपने जैसे कि बारिश का कारण बताया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 3-4 महीने हो गए खेल मैदान बन चुका, तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ खेतों में लाकर अभ्यास कराया जा रहा है, वो क्या कारण है सर। तो सर वो सरपंच की गलती है, क्योंकि बच्चे आज यहाँ मेरी भी बहन खेल रही है, तो अगर कोई दूसरी की बहन भी होगी तो 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर आके निकलेगी। कोई मजाक का काम पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कोई मजाक का भी काम नहीं है सर कि भाई यहाँ मैं 4 किलोमीटर मेरी बहन को बेच के यहाँ खिलाने भेजूंगा। अपन को भी डर लगता है, सब सही बात है सर। ये यहाँ आसपास देख लो आप, यहाँ से फटोदास भी कम से कम मान लो तो 700 मीटर दूर है, 700 मीटर।
आज भी कुछ यहाँ हो जाए तो कोई यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई आदमी है कोई नहीं। घटना होती बालिकाओं के साथ तो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है अभी इस टाइम पे, कोई जिम्मेदार नहीं। ये सरपंच को बोलना चाहिए था और सरपंच को इस पे ध्यान भी देना चाहिए था, क्योंकि भाई वहाँ ग्राउंड है तो वहाँ फैसिलिटी पूरी कंप्लीट करवाएं, बच्चे वहीं खेलें, वहाँ से डायरेक्ट स्कूल निकल जाए। अब बच्चे यहाँ आते हैं, आने में यहाँ इनको 1-1.5 घंटा लगता है, खेलते हैं, फिर जाने में 1-1.5 घंटा लगता है, फिर पानी कब पियेंगे? अच्छा चलो ठीक। और यहाँ ये ग्राम पंचायत गढ़वालों का खेड़ा में खेल मैदान होते हुए भी वहाँ अभी तक कुछ गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, तैयारी है नहीं अभी तक। तो उसको लेकर हम मायूर जाट से बात करेंगे कि 3 किलोमीटर आकर फटोदास के खेतों में बच्चों को अभ्यास क्यों कराया जा रहा है, आप बताइए। 3 किलोमीटर हमारे गढ़वालों खेड़ा के जो सरपंच प्रत्याशी भाई हेमराज जी जाट साहब है, उन्होंने 15 अगस्त को जिम्मेदारी ली थी भाई ग्राउंड की, मैं ग्राउंड कंप्लीट करवा दूँगा। और ग्राउंड के लिए उन्होंने भी कोशिश की थी, ट्रैक्टर और जेसीबी का भेजा था, लेकिन उस दिन ये बारिश नहीं। सर खेल मैदान तो कब का बन चुका है, लेकिन क्या समस्या आ रही है? जो 3 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों को यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है, वो क्या कारण है? वो यही है कि पहले उन्होंने मिट्टी वो गुड्डा जो ग्राउंड में डलाते हैं, वो छोटी मोटी जो भी समस्या थी वो बाकी है अभी भी। और मैं उन्होंने जो ये जिम्मेदारी ली, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने जिम्मेदारी ली, उसको मैं अभी कल या परसों जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी, बारिश का मेन कारण है। कितने दिन में खेल मैदान तैयार हो जाएगा? जैसे आजकल जैसे बारिश में ख़त्म हो जाए तो जल्दी से जल्दी आपका ग्राउंड तैयार कर देंगे। और 4-5 तारीख से 4-5 दिन से आप देख रहे बारिश आ नहीं रही, अगर 2 दिन में तैयार करो, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत समस्या आ रही है, गुरुदेव भी तकलीफ। 3 किलोमीटर पैदल आकर यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है, इसके बारे में बताएं कि आप कब तक खेल मैदान को तैयार करवाने की कोशिश करें? 3-4 दिन में, जैसे ही आप बोल रहे हैं वैसे 3-4 दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे। हमारे को पता है ग्राउंड में अभी कुछ काम अधूरा है, वो पूरा हो जाएगा। जिम्मेदारी ली भाई साहब ने तो वो पूरा कर देंगे। और सर आप क्या कहना चाहोगे खेल मैदान? सर नमस्कार, मैं खेल मैदान के बारे में ये मैं ग्राम पंचायत गढ़वालों खेड़ा के सभी गणमान्य नागरिकों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं हमारे समाज सेवी और सरपंच प्रत्याशी सत्यनारायण चौधरी का एवं उनके जो टीम है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जो इनको पूरी किट 16 किट जो बच्चों को दी है। हम सभी इनके आभारी हैं कि इन्होंने बच्चों का और हमारा मनोबल बढ़ाया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो रग्बी जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट जो गढ़वालों खेड़ा में आयोजित होने जा रहा है, उस टूर्नामेंट में हमारे 17-19 के छात्र और 17-19 की जो छात्राएं हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लेगी और बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए विजेता घोषित होगी या विजेता बनेगी, ऐसी मेरी आशा है। इतना विश्वास है कि हम इस तरह के जो अभ्यास है वो करवा रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं इनमें भी क्या है कि खेल भावना कूट कूट करके भरी हुई है और इनमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनमें खेल के प्रति बहुत जागरूक है। और पूरा गांव, पूरी ग्राम पंचायत इस टूर्नामेंट को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करवाने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो टीम है वो सफलता की ओर अग्रसर होगी। एक बार मैं पुनः हमारे जो पड़ोदास और हमारे जो गढ़वालों खेड़ा के जो समाज सेवी हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इन बच्चों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्रा 24 न्यूज मायूर गुजर रिपोर्टर कैमरामैन के बारे में सत्यनारायण जी से बात करेंगे कि खेल मैदान अभी तक तैयार है नहीं सर, उसके बारे में क्या बता? खेल तो क्या है, अभी ग्राउंड तो अभी कंप्लीट हो नहीं चुका आपने, अभी तो अधूरा ग्राउंड है। अभी क्या सरपंच को पूछो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग समस्या क्या है? समस्या तो क्या है, उसमें रोड़ा वगैरह डाला नहीं, अभी मिट्टी वगैरह। अभी 2-3 दिन पहले ट्रैक्टर भी चलाए थे, कोई बोल रहे जेसीबी का प्रॉब्लम आ गया, उसकी वजह से हो नहीं पाया। तो महावीर जी बोल रहे अभी हो जाएगा 2-4 दिन में। महावीर जी कब हो जाएंगे? अभी सर 3 किलोमीटर दूर आके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं। 3 किलोमीटर यहाँ फटोदास आकर बच्चे
पढ़ाई भी इनकी बिगड़ रही है और यहाँ आकर खेलने के लिए गुरुदेव यहाँ अभ्यास करा रहे। तो आपके गांव में आपके गांव में क्या मेरे गांव में जो ग्राउंड में जो सेक्शन हुए 35 लाख रुपए ग्राउंड में बजट पास हुआ ग्राउंड का, अभी तक उसका वो रिपेयरिंग हो नहीं है। मतलब अधूरा, मतलब गेट वगैरह उसके नाला कुछ भी अंदर ट्रैक्टर जाने के लिए बहुत समस्या अड़चन आ रही है। तो अपने जिला स्तर पर जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उनकी दिनांक बहुत जल्द आने वाली है, ये समस्या कहाँ आ रही है? आप बातचीत करके हमें ये वापस जरूर संपर्क करें। आज ही संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करवाएंगे। जी धन्यवाद। कई दिनों से भेड़ियों ने तबाही मचा रखी है। रविवार को भी भेड़ी के हमले में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो वहीं अब तक करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत भेड़िए के हमले की वजह से हो चुकी है। भेड़िए के आए दिन हो रहे हमलों में करीब 50 लोग घायल भी हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए ड्रोन, पिंजरा और जाल तीनों चीजें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक वहां के वन विभाग की तरफ से भेड़िए को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। बहराइच डीएम मोनिका रानी कहती हैं कि मौजूदा हालात और घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये घटना टेपरा गांव की है। महिला घायल हुई है और इसका इलाज भी चल रहा है। भेड़िया 5 से 6 दिन बाद अपनी गतिविधियां शुरू करता है। ये एक अलग गांव है। डीएम मोनिका रानी का कहना है कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा हर बार एक नया गांव चिन्हित होना है। वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहीं सीएचसी प्रभारी महसी ने बताया है कि कल देर रात भेड़ियों के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। जबकि डीएम का कहना है कि विशेष समस्या ये आ रही है कि ये घटनाएं एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रही हैं, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं, आंगन में ना सोएं। और ये घटनाएं अलग अलग माह की हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि पिछले महीने यानी कि जुलाई में अब तक ये 8वीं घटना है। शासन इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और शासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें सफलता भी मिली है। लेकिन अभी भी 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ भेड़िए अभी भी बचे हुए हैं। जबकि सीएम योगी ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भेड़िए के बढ़ते आतंक और लगातार हमलों में घायल हो रहे लोगों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने, पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं। वहीं पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र और व्यापक जन जागरूकता पैदा करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताएं। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में कैंप करें। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में लगाएं। आपको बताते चले कि भेड़ियों के हमले में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि 2 संदिग्ध मौतों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में मार्च माह से ही इंसानों पर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। बरसात के मौसम में यानी कि 17 जुलाई से हमले बढ़ गए हैं और हमलों में 6 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद अब लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से सिकंदराबाद में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार लॉरी ट्रक। ओवरब्रिज के किनारे बाउंड्री वॉल न होने के कारण हुआ हादसा। बता दें हादसे में ट्रक के हुए टुकड़े, चालक परिचालक हुए गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। बता दें सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलसुरी के ओवरब्रिज का है पूरा मामला। बड़ी और अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां पर सिकंदराबाद में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार लॉरी ट्रक। ओवरब्रिज के किनारे बाउंड्री वॉल न होने के कारण हुआ हादसा। हादसे में ट्रक के हुए टुकड़े। केदारनाथ में आसमान से हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर एसडीआरएफ का बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गिर गया।
यहाँ पूर्व में एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया था और बाद में इसे MI-17 हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और यह हादसा हुआ। हादसे में किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है। MI-17 हेलीकॉप्टर से फिसल गया और मंदाकिनी नदी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर किसी आबादी वाले इलाके में नहीं गिरा, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि अचानक से वायर टूटने से यह हादसा हुआ है। घटनास्थल पर SDRF के जवान पहुंचे और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। वहीं जब ये घटना हुई उसके बाद में SDRF ने बताया कि SDRF बचाव दल को पुलिस चौकी लिंचोली के माध्यम से सूचना मिली कि एक निजी कंपनी का खराब हेलीकॉप्टर किसी केदारनाथ हेलीपॉड से दूसरे हेलीकॉप्टर द्वारा गोचर हेलीपैड तक ले जाया जा रहा था। थारू कैंप के पास लिंचोली में नदी में गिर गया। SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत काम जारी कर दिया। इस घटना में किसी प्रकार की जानमाल की खबर नहीं निकल कर आई। SDRF की टीम द्वारा खोजबीन भी की गई, लेकिन ऐसी कोई बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आई। आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग पर बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण हजारों लोग फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन को निजी हेलीकॉप्टरों के अलावा वायुसेना की चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करना पड़ा था। वायुसेना ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त केस्टल सिविल हेलीकॉप्टर को ले जाते समय भारतीय वायुसेना की MI-17V5 को उड़ान संबंधी सुरक्षा कारणों से भार को नीचे गिराना पड़ा। आपको बता दें कि मई 2024 को इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। यात्री सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस घटना में सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया था। अब इस पूरे मामले पर आपको बता रहे थे कि SDRF ने क्या कुछ कहा और कैसे ये दुर्घटना हुई, इस बारे में आपको बताया। खबर बुलंदशहर से, जहां सातिर गौवंशों ने अरनिया व खुर्ज पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़, 3 गौवंश घायल। बता दें, अरनिया में पुलिस की गोली लगने से गौवंश अकरम व अफजाल हुए घायल। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए तीसरे गौकस सुल्फिकार को खुर्जा में लगी पुलिस की गोली। वहीं अरनिया में बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे तीनों सातिर। बता दें, अरनिया पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था जुल्फिकार। वहीं सेट कब सूचना फ्लैक्स होने के बाद खुर्जा पुलिस ने तीसरा गौकस भी किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद। बता दें, अरनिया में मंसूरपुर के निकट आम के बाग व खुर्जा में गांव उस्मानपुर के पास हुई मुठभेड़। ये थाना अरनिया की पुलिस SSP बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में देर रात में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ग्राम नायसर के पास इनको एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर रजवाहा बम्बा पुलिया की तरफ भागे और वहां से फिर वो आम की बाग की तरफ मुड़ गए। इसी दौरान पुलिस ने उनको घेर लिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बाद में जब सर्चिंग की गई तो 2 बदमाश मिले जो घायल अवस्था में थे और एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अरनिया थाना में काउंसलर एक्ट में मुकदमा लिखा गया था वो कार्य उन्होंने किया था और इसके अतिरिक्त उन पर विभिन्न अभियोग दर्ज हैं। इधर मुठभेड़ की सूचना चूंकि जरिए वायरलेस प्रसारित कर दी गई थी तो थाना खुर्जानगर की पुलिस चेकिंग कर रही थी और ग्राम उस्मानपुर के पास पुलिया के पास एक व्यक्ति उन्हें पैदल जब दिखाई पड़ा था तो खुर्जानगर की पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया और जिस पर उसने रोकते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में यह व्यक्ति भी घायल हुआ है और ये तीनों व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुए दोनों थानों की पुलिस के द्वारा ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इन पे विभिन्न काउंसलर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग दर्ज हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 दिन पूर्व हुए कुलदीप हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, कुलदीप की खुद की पत्नी ने प्रेमी के साथ किया था पति का बेरहमी से कत्ल। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी किए गिरफ्तार। आरोपी से नाइफ कटर बरामद। खेत पर जाते वक्त की गई थी किसान कुलदीप की हत्या। अवैध संबंधों में बाधक बनने पर हुई घटना।
खानपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर में की गई थी कुलदीप की हत्या। तो किस तरह की हत्या की गई और कौन कौन लोग इसमें मौत? थाना खानपुर में मुकदमा प्राप्त संख्या 241/24 धारा 103(1) BNS में कुलदीप नामक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करने के संबंध में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्ता जो मृतक की पत्नी है रजनी, उसी गांव की निवासी है, और दूसरा व्यक्ति सचिन निवासी सुनाई थाना अनूप शहर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इसमें जो मृतक है वो सयाना में पल्लेदारी का काम करता था अपनी फैमिली के साथ। उसी दौरान इसकी पत्नी जो है सचिन के संपर्क में आई और इसके पश्चात दोनों जो है शादी करना चाहते थे और शादी करने के क्रम में इन्होंने जो है कुलदीप की हत्या करने की योजना बनाई। अभियुक्त के पास से एक नाइफ कटर, एक लोहे का पाइप और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई और एक मोबाइल बरामद किया गया है। दोनों को चालान कर न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक खानपुर और स्वाट टीम शामिल है। राहुल गांधी आजकल जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं उसकी खूब चर्चा होती है और तस्वीरें भी खूब वायरल होती हैं। इस रिपोर्ट में भी आपको राहुल गांधी की 2 बातें बताएंगे जिसमें वो लोगों से किस तरीके से जुड़ते हैं, इसकी बानगी देखने को मिली। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी यूपी से अपना एक अलग ही जुड़ाव दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी आज सुल्तानपुर के मोची रामचेत को जूता चप्पल बनाने की सामग्री राहुल गांधी ने भेजी है और कहा है कि आप इससे अपना व्यापार शुरू कीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सोमवार को रामचेत की दुकान पर सामग्री लेकर पहुंचे लोगों ने उन्हें बताया कि ये चीजें राहुल गांधी ने भिजवाई है। इस सामान से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। व्यापार शुरू करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए राहुल गांधी ने कच्चे माल के साथ ही छोटी छोटी मशीनें भी भिजवाई हैं। सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें चमड़ा, लेदर पेस्ट, धागा, सुई और शोल के साथ साथ कई अन्य चीजें भी हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को इस मामले की जानकारी हुई रामचेत की दुकान पर, तो लोगों की भीड़ लग गई। बीते दिनों एक मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे और तभी वो रामचेत की दुकान पर गए थे और एक जूता भी सिला था। तब से रामचेत चर्चा में आ गए। राहुल गांधी ने कई बार उनका जिक्र अपने भाषणों में किया। मुलाकात के बाद राहुल ने रामचेत को एक जूता सिलने की मशीन भी भेजी थी। वहीं रामचेत ने भी जूते बनाकर राहुल गांधी को भेजा था, जिसे पहनकर राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस दौरान उन्होंने रामचेत के काम की खूब तारीफ की थी। अब आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने फिर से रामचेत के लिए सामान भेज दिया और उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। राहुल गांधी ने जिस जूते को सिला था उसकी कीमत लाखों में लगी थी, लेकिन रामचेत ने तब उसे बेचने से मना कर दिया था। कहा था कि इसे नहीं बेचेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सामान भेजते हुए ये कहा कि इससे आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, उससे तो जैसे रामचेत गदगद हो गए। आपको याद होगा कि रामचेत का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा हुनर है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब ये तो बात हुई राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के प्रति अपने प्यार की। अब बात करते हैं दिल्ली में उनकी एक नई तस्वीर की। जी हाँ, राहुल गांधी ने डीटीसी के बस कर्मचारियों के हालात को लेकर आपकी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि डीटीसी बस ड्राइवर भारी मन से पूछ रहे हैं कि अगर वो पक्के नागरिक हैं तो उनकी नौकरी कच्ची क्यों है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को मजबूरी के मुकाम पर पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। राहुल गांधी लगातार समाज के हर तबके के लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। कभी उन्हें रामचेत जैसे मोची से मिलते हुए देखा जाता है तो कभी वो किसी
कुली से मिलते हैं। पिछले हफ्ते बुधवार को वो दिल्ली के डीटीसी बस ड्राइवरों से मिले। इस दौरान उन्होंने ड्राइवरों के साथ साथ कंडक्टर्स के साथ भी बात की और इनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो उनसे चर्चा करते हुए और उनका हाल जानते हुए नजर आए। राहुल ने डीटीसी बस का सफर भी किया और कंडक्टर्स से उनकी परेशानियों को जाना। एक बार फिर से राहुल गांधी की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और उनके राजनीतिक जीवन में भी इसका फायदा उन्हें काफी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार खनि अभियंता मनोज शर्मा व उनकी टीम द्वारा सोमवार को हसनपुर माफी तिजारा में एक डंपर खनिज जेजा पत्थर जब्त कर संबंधित थाने को सुपुर्द किए गए। इसी प्रकार खनिज विभाग की टीम द्वारा मंगलवार मध्य रात्रि पश्चात ततारपुर मुंडावर में कार्यवाही की गई, जिसमें एक डंपर स्टोन डस्ट, एक ट्रेलर सिलिका सैंड और 2 डंपर खनिज बजरी के अवैध परिवहन में लिप्त पाए गए, जिनको जब्त कर ततारपुर पुलिस थाना को सुपुर्द किए गए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निरंतर अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि जिले में अवैध खनन पर अंकुश लग सके। राजधानी दिल्ली में बुधवार रात एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई। नरेला इलाके में 2 लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये गैंगवार है या फिर आपसी रंजिश। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गोलीबारी की यह घटना बुधवार रात नरेला इलाके के हालापुर गांव में हुई। 2 हमलावर आए और एक स्थानीय बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से मौके पर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की मौत हो गई। वहीं उसकी दुकान पर मौजूद 2 अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नरेला थाना पुलिस को दी। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाया। वहीं पुलिस की एक टीम को हमलावरों की तलाश में लगाया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये गैंगवार है या आपसी रंजिश। खबर बुलंदशहर से आया। पूर्व प्रधान को सरेआम मौत के घाट उतारने वाले सुपारी किलर्स और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। सुपारी किलर बबलू के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी। वहीं मौजूदा प्रधान के इशारे पर की गई थी पूर्व प्रधान और भाजपा नेता की हत्या। बता दें, भाजपा समर्थित पूर्व प्रधान रामवीर की हत्या के बाद आज उसके बेटे को हत्या करने जा रहे थे सुपारी किलर्स। वहीं 5 दिन पूर्व गोलियां मारकर की गई थी भाजपा समर्थित डक नगला के पूर्व प्रधान रामवीर की हत्या। बता दें, पुलिस ने घायल बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक, नकदी आदि की बरामद। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़। वहीं थाना सलेमपुर पुलिस ने घायल हुए बदमाश को उपचार हेतु भिजवाया अस्पताल। कौन ये बदमाश है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है? कुछ दिन पूर्व थाना अहमदगढ़ के ढकनकला गांव में एक पूर्व प्रधान है, उनकी हत्या हुई थी, जिसकी घटना के अनावरण के लिए बुलंदशहर पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत एक मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ बलवीर है, इसको दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। जब ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके भाग रहा था तो आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में ये इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इसने बताया कि इसने ही गोली चलाई थी और पूर्व प्रधान की जो हत्या हुई थी वो वर्तमान प्रधान बॉबी जो कि जेल में है, उसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी और प्लानिंग के तहत ही वो अपने आप को तमंचे में दिल्ली में जेल गया और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना की प्लानिंग रची और फिर ये घटना करवाई। जो अभियुक्त है इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके माध्यम से अन्य जो लोग इस घटना में संलिप्त थे
उनकी भी जानकारी मिली है। उन सभी पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित कर दिया गया है। एक व्यक्ति और जो इसके साथ उस दिन घटना में बाइक पर बैठा हुआ था, वह भी वांछित चल रहा है। उसकी चेकिंग के लिए हमारी टीमें निरंतर लगी हुई हैं। उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस षड्यंत्र में जो लोग भी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या करने की सर वजह किस वजह से सर? अब तक जो बात प्रकाश में आई है वो ये है कि इन दोनों के बीच में आपसी कसीदगी चल रही है। इनमें विवाद भी पूर्व से चल रहा था और क्योंकि दोनों प्रधानी लड़ते थे तो इनके बीच में झगड़ा था। इसने पूछताछ में ये बताया है कि जो बॉबी है, जो वर्तमान प्रधान है, उसे ये शक था कि उसके साथ कहीं कोई घटना हो सकती है और इसलिए उसने ये घटना करवा दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा कर रखा है। लोग सहमे हुए हैं। अब तक 10 लोगों की मौत होने की खबर है और 34 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच राज्य सरकार ने आदमखोर भेड़ियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि भेड़ियों को देखते ही गोली मार दो। आपको बता दें कि बहराइच के मेहसी तहसील में मार्च से आदमखोर भेड़ियों के कई हमले हो चुके हैं। मंगलवार को मेहसी पहुंचे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अगर 1-2 दिनों में भेड़ियों को नहीं पकड़ा गया तो उन्हें गोली मार सकते हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, जबकि 2 और भेड़ियों के पकड़े जाने की संभावना है। हालांकि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमलों के पीछे एक ही भेड़िया है या एक से ज्यादा भेड़िया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मानव पशु संघर्ष से ग्रस्त 11 जिलों, जिसमें शामिल है बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदमखोर भेड़ियों का शिकार करने और हमले पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन भेड़िया का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उससे पकड़ नहीं गया तो उसे देखते ही गोली मार दो। हालांकि सूत्रों ने बताया कि गोली केवल आखिरी उपाय की तरह ही चलाई जाएगी। आपको बता दें कि बहराइच में बच्चों और महिलाओं पर भेड़ियों के हमले की खबर लगातार आ रही है। वहीं लखीमपुर खीरी और बिजनौर में तेंदुओं के हमले देखे गए हैं। सीतापुर में भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बच्चों पर भेड़ियों ने हमला किया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमलों के पीछे भेड़ियों का नहीं बल्कि सियारों का हाथ हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूपी के लगभग अलग अलग जिलों में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूपी के अलग अलग जिलों में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। लोग भेड़ियों की वजह से डरे और सहमे हुए हैं और लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारी मुस्तैद हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं, पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दर्दनाक हादसा सामने आया है। लखनऊ मोहम्मदाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात बड्डूपुर क्षेत्र के इनायतापुर गांव के पास 2 कार व एक ऑटो में भीषण टक्कर हो गई है। इसमें एक कार सड़क के बगल तालाब में चली गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात यह हादसा हुआ है, तब से राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक रात करीबन 10:30 बजे फतेहपुर की ओर से लखनऊ की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी। उसके बाद सामने से आ रही दूसरी कार में टकराकर तालाब में चली गई। हादसे में ऑटो में सवार सभी 8 लोग सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। सड़क पर भी जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद 2 को सीएचसी व 3 को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सीओ ने बताया कि मृतकों में इरफान सहित कई लोग शामिल थे। वहीं सभी बाराबंकी जिले के कुर्सी क्षेत्र के उमरा गांव के एक ही परिवार के रहने वाले थे। सभी ऑटो से रिश्तेदार के निधन पर हाल जानने जा रहे थे। ऑटो में सवार शायरा बानो, पत्नी अजीज अहमद, एक बच्ची, इसके साथ ही कार चालक व एक विवेक नाम का व्यक्ति भी घायल हुआ है। एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि कार में सवार कुछ लोग दूसरे वाहन से गए हैं, उनका भी पता किया जा रहा है।
वहीं बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बद्दूपुर थाना इलाके में देर रात हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। लगभग 10 बजे की बात है। ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बद्दूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और एक ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी। उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे। इसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक वरना का ड्राइवर थे जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए हैं लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफर किया तत्काल आसपास के CSC पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो वहाँ CSC पे 2 लोग की डेथ हो गई और 3 लोग जो यहाँ पर दौड़ के गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कि 5 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग अभी चिकित्सा में, 2 लोग सीरियस हैं, जिसमें 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। संभवतः उसको रेफर करना पड़ेगा अभी KGMC को। वहाँ पे जो गाड़ियाँ हटा दी गई हैं, रोड तो क्लियर है वहाँ पे। और हम लोग और जानकारी कर रहे हैं, जो अमेज थी एक गाड़ी वहाँ पे सड़क पर खड़ी है क्षतिग्रस्त हालत में, उसके इंजर्ड लोग कहीं अपने स्वतः जाकर के इलाज करा रहे हैं लखनऊ में। तो हमारी टीमें गई हैं। एक महमूदाबाद का एड्रेस भी आया है, तो हमने महमूदाबाद इंस्पेक्टर से भी बात की है। वो जाकर खुदाबख्श गाँव का नाम है, वहाँ जानकारी कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं ताकि उनको भी देखा जा सके। जो वही तालाब में गई थी उसका जो तालाब में गए उसको तो निकाल लिया गया है। उसका ड्राइवर तो निकल गए थे। उन्होंने वो ड्राइवर ने बताया भी था कि हम अकेले थे। तो टीम आई थी निकालने के लिए। SDRF को हम लोगों ने बुलाया था। SDRF भी आ गई थी और आसपास से हम लोग मंगा लिए थे हेडर को भी, किसी खींच कर उसको निकाल लिया। टोटल सर आप लोग के द्वारा कितने लोग हैं जिनको आप लोग घायल कितने लोग? वहाँ पे जो भी स्पॉट पर मौजूद 8 लोग थे, उनमें से 5 लोगों की डेथ हो गई है, 3 लोग अभी उपचार। भिलवाड़ा गोमाबाई नेत्रालय द्वारा धनोपत माता से आए मोतियाबिंद के मरीजों को चयनित किया। वहीं गोमाबाई हॉस्पिटल के मैनेजमेंट मुकेश मेहता लक्ष्मी नारायण ने गोमाबाई हॉस्पिटल की सुविधाओं की जानकारी दी। बता दें, मरीजों का यहां निःशुल्क ऑपरेशन होता है, लेंस एवं खाना फ्री दिया जाता है एवं मरीजों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। और न्यूज़ चैनल जयपुर से भिलवाड़ा के अंदर हम यहाँ मौजूद है और गोमाबाई हॉस्पिटल जो गोमाबाई नेत्रालय है और इसकी मेन शाखा है नीमच के अंदर और भिलवाड़ा के अंदर भी इसकी ब्रांच खुल चुकी है। और परसों 1 तारीख के दिन कैंप लगा था धनोप माता ट्रस्ट के सौजन्य से। तो गोमाबाई का एक हॉस्पिटल द्वारा कैंप लगा था, निःशुल्क कैंप, ऑपरेशन का कैंप। उस ऑपरेशन के कैंप में 150 मरीज आए और 42 पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें 24 पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए आ चुके हैं, जो भर्ती एडमिट हो चुके हैं। आज और कल में उनका ऑपरेशन होगा। तो गोमाबाई हॉस्पिटल के लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? गोमाबाई हॉस्पिटल का जो कार्यक्रम है बहुत सराहनीय है और गरीब आदमियों के लिए बहुत, जैसे गंगा समझ लीजिए, बहुत अच्छा। हर आदमी को यहाँ पर सुविधा है और गांव में जाकर के आदमी को लाते हैं। एक ऑपरेशन के 22,000-25,000 रुपये लगते हैं और यहाँ फ्री ऑफ चार्ज होता है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे ट्रस्ट को, और हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरे रायला से जून महीने में 10 तारीख को 78 आदमियों को सेलेक्ट किया था। हम आज आए हैं, मेरी पत्नी में भंवरलाल चीपा, मैं शिक्षक हूँ, मेरी पत्नी को मैं लाया हूँ और कोई शिकायत नहीं है। पहले वाले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो सब A to Z उनकी बधाई मिल रही है। तो हमारी तरफ से भी पुनः शुभकामनाएं गोमाबाई ट्रस्ट को, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, स्टाफ को और डॉक्टर को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आपके धनों के अंदर कैंप लगा था? हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इनकी निमित्त में शाखा है और उसके बारे में बहुत सुना हुआ है। जो यहाँ भी ऑपरेशन के लिए आए हैं, बहुत अच्छा। कब आए आप मरीज के साथ? आज आए? आज सुबह आए थे और 1 तारीख को धनोप माता जी वहाँ सेलेक्ट किया था। गोमाबाई हॉस्पिटल के अंदर जैसा कि आई के कैंप्स लग रहे हैं, यहाँ धनोप माता के अंदर से काफ़ी पेशेंट आए और यहाँ पर इसकी ब्रांच खुली है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस हो रहा है यहाँ की इनकी सेवाओं को लेकर? इनकी सेवाओं को लेकर
बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। पहले लोगों को नीमच जाना पड़ता था और बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो इनकी सेवा इतनी अच्छी है कि मतलब कोई बयान नहीं कर सकते मतलब। इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ऐसा आगे के लिए भी चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे, जैसे हॉस्पिटल कैंप लगा हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा और सुविधाएं बहुत अच्छी है। हाँ, और सभी डॉक्टर को धन्यवाद। सभी डॉक्टर ठीक हाँ, ये अच्छा मुंबई हॉस्पिटल के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर क्या है कि पेशेंट्स को लेकर है और यहाँ पर पेशेंट भर्ती है। इनसे हम पूछना चाहेंगे अलग अलग पेशेंटों से, आप ये जो कैंप्स में आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आए? मैं लाइटर से आया। लाइटर से आपकी ऑपरेशन हो रही है? जाँच की जाँच हो रही। आप क्या कह रहे हैं कैंप के अंदर आपका ऑपरेशन, आप कहाँ से आए थे? धनोक माता जी के। तो आप डिप्टी साहब क्या कहना चाहोगे, उनके माध्यम से कैंप लगा? अच्छा कैंप, यहाँ पर सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं? आप क्या कहना चाहोगे, ये कैंप लग रहा है जिसके बारे में, यहाँ जैसे आप गाड़ी में आए और ट्रस्ट के माध्यम से कैंप लगा, यहाँ की सुविधा यहाँ कैसे क्या है? बढ़िया लगे। शुभ नाम आपको? प्रताप सिंह। ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था डॉक्टर साहब डिप्टी साहब सत्येंद्र सिंह जी और ये धनोक माता ट्रस्ट के द्वारा कैंप लगा। यहाँ आने में, यहाँ कैंप लगने में, क्योंकि धनोक माता एक माता जी का स्थान है, वहाँ पर से आप यहाँ आए, यहाँ की सुविधाओं को लेकर यहाँ कैसा लग रहा है? सभी लोग आए, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आया? बहुत बढ़िया। आपको शुभ नाम? कान सिंह। डिप्टी साहब को क्या कहना चाहोगे, जो डिप्टी साहब ने कैंप लगवाया था सत्येंद्र सिंह जी राणावत जी, उनके माध्यम से कैंप लगा था, तो कैसा लगा आपको कैंप्स के अंदर? बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा? उनका अच्छा सहयोग रहा है कैंप के अंदर या मरीज में, जैसे लेडीज़ भी आए या व्यक्ति भी आ रहे सब कुछ। तो यहाँ जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, जो धनोक माता ट्रस्ट द्वारा लगाया गया, गोमाबाई की यहाँ ब्रांच खुली जिससे आपको नीमच जाने की जरूरत थी, तो उसके लिए आप इनकी सेवाओं को लिए और यहाँ की व्यवस्था भी आपको हमारे पड़ोसी कई बार हमारे आसपास भी देखा गया कि नीमच जाना पड़ता है और ये होने से बाबू जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना, धनोक माता की तरफ से कैंप लगा और भविष्य में भी कोई बड़े एक ब्रांच खुल जाए अच्छी, तो आवा जब हम तकलीफ नहीं पड़े। ठीक सा बढ़िया। भाई आप इसको तो आपने जो नेशनल कैंप के अंदर आप आया सब मैंने कहा आपने पीछे आप उस दिन गाड़ी पे आ रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर आप गए थे, आपने हाथ दिया, हमने आपको गाड़ी में बिठाया, आपको ऐसा लगा कौन है क्या है, फिर हमने आपको कैंप की दे दिया, आपको कैंप दिया, आपने कैसा आपको गोमाबाई हॉस्पिटल से काफ़ी कुछ परिचित हो और आपके दिशा निर्देश में आप पंडित जी हो, विद्वान भी हो, तो कहने का मतलब है कि आपके मुकाबले से आपने वहाँ पर भी कैंप के लिए कुछ कहा था, किसी कारण वो इसलिए आप वापिस दोबारा सब राम राम। मैं शाहपुरा शिविर लागे हो कामरिया साहब की तरफ उस शिविर के मेन में हाजिर भी हो, मैंने नियमित ले गया, बहुत आराम। मैं रात आ गया दूसरे दिन बाकी हमारी जांचा भी आज ये सब जितना भी है ना पीड़ित आदमी भेजा कि जांचा अड्डा बड़ी बढ़िया करती बाचा दूसरे दिन वहाँ का अच्छा दीदी विधान ऑपरेशन करवाना हुआ दिया बता, फिर तीसरे दिन वहाँ के पिट्टे उठे बहुत 12-8 में माथा पर किसी बीमारी को होने से बहुत जोरदार फिर ऑपरेशन। ठीक है माता पंडित जी, आप भी पंडित जी हो, महाराज हो, आपको ऑपरेशन किया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद? कैसा महसूस हो रहा आपको? अच्छा यहाँ कैंप अच्छा है, आपको
तो गोमाबाई हॉस्पिटल को लेकर लोगों की जो धारणा है कि नीमच मध्य प्रदेश मालवा की नगरी के अंदर ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल की जो सुविधा है अभी यहाँ पर ब्रांच खोल रखी है और ब्रांच के माध्यम से भविष्य के अंदर ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनेगा जिसके अंदर मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं कहीं ऑपरेशन और सब जांचें वाँचें सब एक ही प्लेटफॉर्म में नीचे हो जाएगी। और गोमाबाई हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट टीम है, यहाँ की व्यवस्था है, गाँव के लोग आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो गोमाबाई के साथ में वर्किंग करे। तो हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट टीम है 4 नंबर इसमें हम आना चाहिए कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं लगती, किस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। हम लोग यहाँ पर फ्री कैंप कर रहे हैं जिसमें हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सभी जगह जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं। कैंप में सभी उनको सारी सुख सुविधा हम लोग फ्री देते हैं, वहाँ से आना जाना, उनका रहना खाना हर चीज़ हम लोग फ्री दे रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग नीमच में कर रहे हैं कैंप, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका नाम हो और इसी तरीके से हम लोग सारी सुविधाएं आपको आगे देते रहेंगे। अभी जैसे दरोपाता कैंप लगे तो कितने ऑपरेशन के पेशेंट आए, कितने आना बाकी है? अभी हमारे पास जैसे 41 पेशेंट हमारे पास 41 से 42 पेशेंट हमारे पास हुए हैं मोतियाबिंद के, जिसमें से आधे पेशेंट अभी आ गए हैं और आधे आने बाकी हैं, जिनका हम कल ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर जो बाकी के पेशेंट हैं उनका भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें हमारा सारा सब कुछ निःशुल्क रहेगा। पेशेंट से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे चश्मा भी यहाँ देते हैं तो किस पेशेंट को चश्मा फ्री मिलता है? चश्मा जिनका नंबर होता है उनको हम लोग चश्मा देते हैं, वो भी निःशुल्क है हमारी तरफ से। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ अभी प्रदर्शन चल ही रहे हैं कि इसी बीच महाकाल की नगरी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचने से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करता हुआ देखा जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के बयान लिए, मेडिकल करवाया और बीएनएस की धारा 64 और धारा 353 में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को आधे घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया गया। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को घटित हुए लगभग 18 घंटे बीतने के बाद अब इस मामले में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में ट्वीट कर राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो शेयर कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि धर्म नगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। इस बार भी काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर ही लगा है। ये सोचकर ही स्तब्ध हुआ जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब दिन दहाड़े खुली सड़क पर दुष्कर्म शुरू हो गए हैं। ऐसा तभी संभव है जब कानून और सरकार का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि मुख्यमंत्री के गृहनगर के ये हाल है तो बाकी प्रदेश के हालात आसानी से समझे जा सकते हैं। दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार को भी महसूस किया जा सकता है। अब गृह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश सरकार के एक एक मंत्री से सवाल है, शर्म से डूब मरो या कुर्सी छोड़ दो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कमलनाथ का भी इस मामले में बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उज्जैन में हुए इस दरिंदगी पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि कमलनाथ ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, रेप का मामला सब जगह हर जिले में आ रहा है। ये तो कुछ मामले दब जाते हैं, कुछ मामले सामने आते हैं, पर ये कानून व्यवस्था पूरी ठप है और मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। बताते चलें कि इस मामले में अपडेट है कि जिसने इस मामले की वीडियो बनाई और वायरल की उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा बताते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए उनके बयान में सुनते हैं कि इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिए हैं। 4 तारीख को कोयला फाटक पर जो घटना हुई थी उसमें आज हमने जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसको वायरल किया, उसका नाम मोहम्मद सलीम पिता यासीन शाह,
43 साल, ये प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया और इसको वायरल किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद किया गया जिसमें वो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। साथ ही जिन को भेजा और जिन्होंने इसको वायरल किया उन सबके बारे में भी हमारा एनालिसिस चल रहा है। इसमें पृथक से एक 72, 77, 294 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। आईटी एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4 के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया। इसमें क्योंकि इस व्यक्ति का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो इसमें किस तरह के लोगों को इसने भेजा और किस षड्यंत्र के तहत इसको वायरल किया गया, उसके संबंध में भी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी इसकी रिमांड ली जाएगी और उसका साइबर की टीम के द्वारा पूरे फोन का एनालिसिस किया जाएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उज्जैन में हुई इस दिन दहाड़े महिला के साथ दरिंदगी पर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से कई सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को एक ट्रेन हादसा हो गया। यहां इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस घटना के चलते मुख्य लाइन पर रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। रेलवे अधिकारी ट्रेन की पटरी से उतरने के कारणों की जांच कर रहे हैं और पटरी को ठीक किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो इंदौर से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी, जब डेड स्पॉट स्पीड पर थी तब उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी भी यात्री को हानि नहीं हुई है, सभी सुरक्षित हैं और अपने घरों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। यह घटना सुबह लगभग 5:50 की है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। स्टेशन से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में ट्रेन हादसों और पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले माह 17 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के कम से कम 20 डिब्बे कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास देर रात पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में भी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी। उससे पहले 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन में वॉशिंग शेड ले जाते समय एक खाली लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि MEMU ट्रेन खाली थी और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में गोंडा के पास मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15904 के 19 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले जबलपुर संभाग के एक रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन लोहे की छड़ से टकरा गई, जिसके बाद RPF ने घटना की जांच शुरू की। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों को 18 अगस्त की रात करीब 10 बजे कचपुरा रेलवे स्टेशन के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन के लोहे की छड़ से टकराने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि जबलपुर RPF ने इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या ये गड़बड़ी फैलाने की हरकत थी अथवा किसी ने अपना सामान वहां छोड़ा था। उन्होंने कहा कि RPF दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर संभाग के साथ मिलकर घटना की जांच कर रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतावलगढ़ पाचली में एक समारोह आयोजित कर सर्वश्रेष्ठ बालिका सुश्री जीनू कंवर राणावत को सत्र 2021-22 में 12वीं कक्षा में 89% अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य सरकार से की योजना अनुसार टैबलेट प्रदान किया। इस अवसर पर समारोह आयोजित कर किया, जिसमें मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह राणावत कोई कंपोनेंट प्लेसमेंट, विधायक प्रतिनिधि गोवर्धन सिंह भाटी, वार्ड मेंबर रतन लाल, नारायण लाल गुर्जर के विशिष्ट अतिथि तथा प्रधानाचार्य इसाक अहमद की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर टेबलेट वितरण किया गया। अध्यापक कान सिंह सुवावा ने बताया कि जीनू कंवर 10वीं कक्षा में भी सर्वश्रेष्ठ आने पर राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप प्राप्त किया था तथा जीनू कंवर वर्तमान में SRTC की छात्रा है। टेबलेट वितरण समारोह में
विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी ने जिनू कंवर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी छात्र छात्राओं से आह्वान किया है कि आप भी जीनू कंवर की तरह पढ़कर सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे बीच में जीनू कंवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतावलगढ़ पाचली की जो 12th क्लास में अच्छे गुड मार्क्स आए हैं, फर्स्ट डिवीजन रही है, उनको राज्य सरकार ने 10वीं में भी लैपटॉप प्रदान किया था। आज इनको टैबलेट वितरण किया जा रहा है। इस टैबलेट वितरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सम्मानीय सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि श्रीमान गोवर्धन सिंह जी और नारायण जी और सभी हमारे बीच में आए हैं। तो लैपटॉप पाकर के बेटा तेरे को कैसा लग रहा है? हाँ, हेलो, आप क्या शिक्षा देना चाहती हैं इन बच्चों को? आदरणीय प्रिंसिपल सर और मेरे सभी टीचर्स और बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत का फल आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है। 2022 का अभी प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, फल कभी भी प्राप्त हो सकता है। थैंक यू। आपको ये लैपटॉप मिला है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो आपको किसकी प्रेरणा? मेरे सब टीचर्स, इनका ही सहयोग है। आज मैं कॉलेज में भी पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसे टीचर्स मुझे वहाँ नहीं मिले। यहाँ जो शिक्षा दी गई है वो वहाँ पर इतनी नहीं है, लेकिन इनकी जैसी नहीं है, इसलिए इनका ही साथ है जो मैं आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। थैंक यू ऑल टीचर्स। बहुत धन्यवाद। जालिमपुरा निवासी गोपाल शर्मा ने मारपीट की और जन से मरने की धमकी दी। जालिमपुरा एवं सरेरी ग्रामीण जन में आक्रोश है। उन्होंने गुलाबपुरा थाना प्रभारी को झापन दिया। सत्यनारायण चौधरी पूर्व सरपंच प्रत्याशी ने कहा कि गोपाल शर्मा आए दिन अमजन को परेशान करता है। पूर्व में भी उसने ग्रामीण जन को परेशान करता है। ग्रामीण जन परेशान है। गांव वालों ने प्रशासन को कहा है अगर गोपाल शर्मा को अरेस्ट नहीं किया तो जन आंदोलन करेंगे। गोपाल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ग्रामीण जनों में डर का माहौल है। अमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। पुलिस पर जनता का विश्वास बना रहे, अमजन यही चाहते हैं। ग्राम पंचायत सरेरी के ग्राम जालिमपुरा के बालू पुत्र प्रताप खारोल द्वारा गोपाल पुत्र दुदाराम शर्मा के खिलाफ आज गुलाबपुरा थाने में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने पहले भी प्रार्थी के साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया, जिसमें पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से अभियुक्त के हौसले बुलंद हैं और उसने कल वापस घर में घुसकर कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट देते समय सरपंच प्रत्याशी सत्यनारायण चौधरी और राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेवा के अध्यक्ष शंकर खाखल सोनू, जाट राकेश शर्मा भीमराज, जाट और कई गणमान्य व्यक्ति गुलाबपुरा थाना पर उपस्थित थे। ग्राम पंचायत सरेरी से जालिमपुरा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और ये मौजूद हैं जिनके हाथ टूटा हुआ है और रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं और वकील साहब से बात करेंगे। ये मालू जी हैं, इनके साथ पहले भी कोई घटना हुई है और आज ये अभियुक्त के द्वारा वापस को जो धमकियां दी जा रही हैं उसको लेकर अलग एक रिपोर्ट दर्ज करवाने गुलाबपुरा थाने में हाजिर हुए हैं। अब आप पूछें कि क्या घटना हुई। मालू जी, धमकी कब दी गई है? खारोल है, आपको कब धमकी दी? मैं रात काले 9 बजे रात में। अच्छा, हाथ पर काटने की धमकी दी इनको। और कौन है? गोपाल महाराज। गोपाल जी। गोपाल नाम बताया जा रहा है, जालिमपुरा का गोपाल जी शर्मा। ये कब की घटना है आपका हाथ पैर? ये कब की घटना है? 31 तारीख रात की घटना बताई जा रही है। दिन की घटना है 31 तारीख की। पुलिस वाले ने क्या कार्रवाई की? इनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गोपाल शर्मा है ये पहले भी इसके महाराष्ट्र में हत्या के मुकदमे चल रहे हैं इसके नाम से, और ये मतलब आए दिन गांव में आम लोगों को, आम जनता को धमकी देता है।
इस पर तत्काल सरकार को और पुलिस स्टेशन से जो पुलिस अधिकारी अपने से हिसाब से निवेदन ही करता हूँ, तत्काल इसको गिरफ्तार करके इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसका आए दिन इसका आतंक गाँव में मचा रखा है। खतरनाक आदमी है। बालू जी, आपने 31 तारीख में घटना हुई तो आपने पुलिस में सूचना दी? जी सर, कब दी? 31 तारीख। 31 तारीख आप इनके लड़के हैं? 31 तारीख में हुई घटना, आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट। और क्या हुआ यहाँ से फिर? प्रशासन का कुछ मिला आपको? सहयोग नहीं मिला? नहीं मिला है अभी तक कुछ प्रशासन का इनको सहयोग नहीं मिला है, और इसलिए अभी आज ये ज्ञापन लेकर सभी गांव वाले ग्रामवासी और आज थाना गुलाबपुरा पहुंचे हैं। और हम यही चाहते हैं भाई, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ है, क्योंकि आए दिन उसका बच्चा गुजरात के अंदर रहता है और 4-5 से गुंडों को साथ लेके वो खेत में 24 घंटा में बैठ रहता है और धमकी देता है रोज। और कल शाम को इनको धमकी दी बेचारा। ये गरीब परिवार से है, इनके मकान भी नहीं है, खेत में रहते हैं, झोपड़ी रहे बेचारा, घर में गेट पे दरवाजा भी नहीं है, कि किसान परिवार से आते हैं। और हाथ तोड़ दिए, एक हाथ फ्रैक्चर कर दिया, दूसरा हाथ भी मामूली फ्रैक्चर है और कमर में चोटें है, काफ़ी चोटें दी है। शंकर जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? मैं इसी हिसाब से निवेदन करता हूँ, इन्हें जल्द से जल्द जो दोषी है उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको बालू जी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। हाँ सोनू जी, मैं भी इसी हिसाब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अपराधी को ये आए दिन हर आदमी के साथ में करता है और आतंक मचा रखा है, और तुरंत से तुरंत इसकी गिरफ्तारी हो। मैं यही पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 24 न्यूज महावीर गुजर, कैमरामैन हेमराज मेघवंशी। नगर निगम भीलवाड़ा में राकेश पाठक जी को महापौर बनने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद भारत की जिलाध्यक्ष दीपिका लॉट, हेमा जैन, रेखा भट्ट, कविता कुमारी द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। चैनल की ओर से, हमारे पूरे मरुद्रा ग्रुप की ओर से, ह्यूमन राइट्स की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने भीलवाड़ा नगर निगम का बन चुका है, क्या नगर परिषद था, महापौर बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी की ओर से। और बनने के बाद शहर का विकास हो या आगे आयाम उसके लिए सभी भीलवाड़ा देखें, निश्चित रूप से हम प्रदेश सरकार शहर के विकास में कदम होगा। शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशासनिक ढांचा और वित्तीय उस पर काफी सुधार होगा और इसका फायदा भी बड़ा ओवरब्रिज और अंडरब्रिज और एलिवेटेड ब्रिज साहब विधायक महोदय एक ज्ञापन दिया था और उसके लिए 90 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के उसके DPR बनाने के लिए 80 लाख रुपए का एस्टिमेट भेजा है, जो भुगतान होना है। उसके लिए वो उनके पास मंत्री महोदय के पास बेचारा दिन सीधी उसकी DPR उनके जैसे नगर परिषद और नगर पालिका, तो नगर पालिका बनने के बाद क्या राइट्स पावर या कुछ आगे प्रोग्रेस जैसा कुछ होता है? नगर निगम के अपने वित्तीय अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है, बढ़ोतरी होती है। वित्तीय अधिकार में हमारे पास 2 करोड़ रुपये पावर मिल जाते हैं, 50 लाख रुपये कमिश्नर को पावर मिल जाते हैं। और प्रशासनिक विस्तार है, उसके अंदर DGP है, उसका अपना पुलिस का बेड़ा होगा, बैंक का अधिकारी रहता है, अपना जाता होगा, जो प्रकार की क्रियान्वित करने तेजी आती है। ये सर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले रूस गए, फिर इसके बाद यूक्रेन गए, इसके बाद अभी विश्व स्तर पर भारत का नाम हो रहा है, विश्व ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तुत होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। वो पिछले 10 वर्ष से लगातार मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश ने पूरे विश्व में मान्यता बढ़ी है, अपने आप में ठीक है और उन्होंने साबित किया। आज विश्व की कोई भी गंभीर समस्या हो, चाहे कोरोना हो, चाहे यूक्रेन, चाहे हमास, सब में भारतीय प्रधानमंत्री आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री
खबर बुलंदशहर से है, जहां रेप के झूठे केस में फंसा रहे पुत्र वधू के परिजन सुसाइड नोट लिखकर फांसी के फंदे पर झूल गया हसरत। पुत्र वधू के मायके वाले समझौता की एवज में मांग रहे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए नहीं देने पर रेप के केस में फंसाने की दे दी धमकी। कई बार हुई थी दोनों पक्षों के बीच पंचायत, नहीं निकला था कोई रास्ता। कल भी आया था पुत्र वधू के परिजनों का फोन आने के बाद परेशान था हसरत ने आज अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर दे दी जान। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही सुसाइड नोट भी पुलिस ने कब्जे से लिया। वहीं बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला 40 फूटा का मामला बताया जा रहा है। इस समय बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में बड़ा रेल हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि मगध एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। कापलिंग टूटने से मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पटना बक्सर रेलखंड पर हुआ है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से पटना आने वाली मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में टूट गई है। यह हादसा डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच हुआ है। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल बक्सर पटना रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित है। गौरतलब है कि मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली से पटना जा रही थी। ट्रेन संख्या 20802 डाउन डुमराव रेलवे स्टेशन से 8 मिनट के विलंब से सुबह 11 बजे चली थी। 11:06 पर यह ट्रेन टूरीगंज स्टेशन से आगे बढ़ी। करीब 1 मिनट के बाद यह हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है। वही घटनास्थल के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ पुलिस पहुंच गई है। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश देकर जांच रिपोर्ट तलब की है।